केशव हाल ही में तबादला होकर बस्तर से जगदलपुर के पास सुकुमा गांव में ऊंचे पद पर आए थे। जगदलपुर के भीतरी इलाके नक्सलवादियों के घर हैं, इसलिए केशव अपनी पत्नी करुणा और दोनों बच्चों को यहाँ नहीं लाना चाह रहे थे। एक दिन केशव की नज़र एक मजदूरीन पर पड़ी जो जंगल में सूखी लकड़ियाँ बीनकर एक जगह रखती जा रही थी। वह मजदूरिन लंबा सा घूंघट निकाले खामोशी से अपना काम कर रही थी। उसने बड़े बड़े फूलों वाली गुलाबी रंग की ऊंची सी साड़ी पहन रखी थी। वह गोरे रंग की थी। उसने हाथों में मोटा सा कड़ा पहन रखा था। वह पैरों में बहुत ही पुरानी हो चुकी चप्पल पहनी थी। उस मजदूरिन को देखकर केशव उसकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे। फिर भी अपनी आवाज़ को नम्र बनाते हुए बोले, सुनो बाई, क्या तुम मेरे घर का काम करोगी? मैं अभी यहाँ नया नया ही हूँ। केशव के मुंह से अचानक घर के काम की बात सुनकर पहले तो मजदूरिन घबराई, लेकिन फिर उसने हामी भर दी। इस बीच केशव ने देखा उस मजदूरिन ने अपना घूंघट और नीचे खींच लिया। केशव ने वहां पास ही खड़े जंगल के महकमे के एक मुलाजिम को आदेश दिया, तोताराम, तुम इस बाई को मेरे घर ले जाओ। तोताराम केशव की बात सुनकर एक अजीब सी हंसी हंसा और सिर झुकाकर बोला, जी साहब। केशव उसकी इस हंसी का मतलब समझ नहीं सके। तोताराम ने तुरंत मजदूरिन की तरफ मुड़कर कहा, चल इंदु, तुझे साहब का घर दिखा दूं। केशव ने उस मजदूरिन के लंबे घूंघट पर ध्यान दिए बिना ही उससे पूछा, सुनो, तुम हमारे घर के सभी काम कर लोगी ना, जैसे कपड़े धोना, बर्तन मांजना, घर की साफ सफाई वगैरह? मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ। इस पर इंदु ने धीरे से जवाब दिया, जी साहब, आप जो भी काम कहेंगे मैं कर दूंगी। और इस तरह से इंदु केशव के घर काम करने लगी। जब से इंदु आई थी केशव को बड़ा आराम हो गया था, लेकिन 8-10 दिन बाद ही केशव ने महसूस किया कि इंदु के आने के बाद से जंगल महकमे के मुलाजिम और पास के क्वार्टर में रहने वाले लोग उन्हें देखकर हंसी उड़ाने वाले अंदाज में मुस्कुराते थे। एक दिन दफ्तर से आकर चाय पीते हुए केशव इंदु से बोले, तुम मेरे सामने क्यों घूंघट निकाले रहती हो? मेरे सामने तो तुम मुंह खोलकर रहो। यह सुनकर इंदु कुछ समय तक तो हैरान सी खड़ी रही और अपने पैर के अंगूठे से जमीन खुरचती रही। फिर इंदु ने घूंघट उलट दिया। इंदु का चेहरा देखते ही केशव की चीख निकल गई, क्योंकि इंदु का चेहरा एक तरफ से बुरी तरह से जला हुआ था, जिसके चलते वह बड़ी डरावनी लग रही थी। इंदु फफक कर रो पड़ी और रोते रोते बोली, साहब, मैं इसीलिए अपना चेहरा छिपाकर रखती हूँ ताकि मुझे देखकर कोई डरे नहीं। केशव ने इंदु के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा, यह तुझे क्या हो गया है? तू कैसे इतनी बुरी तरह से जल गई है? तेरा रूप रंग देखकर तो लगता है कि तू कभी बड़ी खूबसूरत रही होगी। प्रेम के 2 शब्द सुनकर इंदु फिर से रो पड़ी और वापस घूंघट खींचकर उसने अपना चेहरा छिपा लिया और भरे गले से बोली, साहब, मैंने सोचा था कि घूंघट निकालकर आपका काम कर दिया करूंगी। मुझ गरीब को भी भरपेट भोजन मिल जाएगा, पर मैं अब कल से नहीं आऊंगी। आप दूसरी महरी रख लेना। इतना कहकर वह जाने लगी तो केशव ने उसे रोककर कहा, इंदु, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और तुम्हारे परिवार में कौन कौन है। मुझे पूरी बात सच सच बताओ। साहब, मैं आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगी। मैंने बचपन से ही बहुत दुख सहे हैं। जब मैं 8 साल की थी तभी मेरे पिता की मौत हो गई थी। थोड़े दिन बाद मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली। मेरे सौतेले पिता बहुत ही गंदे थे। वे छोटी छोटी बात पर मुझे मारते थे। मेरी माँ मुझे बचाने आती तो पिता उसे भी पीट देते। सौतेले पिता मेरी माँ को तो रखना चाहते थे पर मुझे नहीं, इसलिए मेरी माँ ने मेरी शादी करने की सोची। मैं बहुत ही खूबसूरत और गोरी थी, इसलिए जैसे ही मैं 10 साल की हुई माँ ने मेरी शादी कर दी और मुझे ससुराल भेज दिया। मेरा पति मुझसे उम्र में 10 साल बड़ा था, ऊपर से दुनिया के सारे ऐब उसमें थे। मैं जब 13 साल की थी तभी मुझे एक बेटी हुई। बेटी होने से मेरा पति बहुत चिढ़ गया और मुझे दूसरे मर्दों के साथ सोने के लिए मजबूर करने लगा ताकि उसके नशे की ज़रूरत को मैं पूरा कर सकूं। पर इस गलत काम के लिए मैं तैयार नहीं थी, इसलिए मारपीट करके मुझे डराता धमकाता, लेकिन मैं इसके लिए तब भी तैयार नहीं हुई। इस बीच 14 साल की उम्र में मुझे दूसरी बेटी हो गई। अब तो मेरे पति के जुल्म मुझ पर बहुत बढ़ गए। इससे घबराकर मैं अपनी दोनों बेटियों के साथ मायके चली आई। वहाँ भी मुझे चैन नहीं मिला, क्योंकि सौतेले पिता मुझे देखते ही गुस्से में अपना आपा खो बैठे, जिस पर माँ ने उन्हें समझाया, इंदु,
बात करते करते बीच में अपने आंसू भी पोंछती जाती थी। तभी केशव को उसकी आपबीती सुनते सुनते कुछ सुध आई, तो उसने उठकर इंदु को एक गिलास पानी पीने को दिया और उसके सिर पर हाथ फेरा। उसके बाद इंदु ने आगे बताया, मैं जब मायके पहुंची तो 5-7 दिन में ही मेरा पति मुझे लेने आ गया और माँ को भरोसा दिलाया कि अब मुझे अच्छे से रखेगा, मारेगा पीटेगा नहीं। माँ भी क्या करती, मुझे मेरे पति के साथ वापस भेज दिया। कुछ दिन तक तो सब ठीक रहा, फिर वही जिद करने लगा पराए मर्दों के साथ सोने के लिए। मैं मार खाती रही पर गलत काम नहीं किया। मैं जब 16 साल की थी तब तीसरी बार माँ बनी। इस बार बेटा हुआ। मेरे 3 छोटे बच्चे, ऊपर से मेरा कमज़ोर शरीर, लेकिन उसे मुझ पर जरा भी तरस नहीं आया, इसलिए मैं बहुत बीमार हो गई। मेरी बीमारी से चिढ़कर मेरा पति मुझे मेरे मायके छोड़ आया। जब मैं मायके आई तो इस बार सौतेले पिता का बर्ताव बड़ा अच्छा था, पर मैं क्या जानती थी कि इस अच्छे बर्ताव के पीछे मेरे पिता का कितना काला मन है। मेरे सौतेले पिता ने 40,000 रुपये में मुझे बेच दिया और वह आदमी पैसे लेकर आने वाला था। यह बात मुझे गांव की एक चाची ने बताई। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था, फिर भी मैं गांव का पुलिस चौकी पर गई और वहां जाकर थानेदार साहब को अपनी बीमारी के बारे में बताया और उनसे विनती की कि मेरी बेटियों को कहीं अनाथ आश्रम में रखवा दे। वहां के थानेदार भले आदमी थे, उन्हें मेरी हालत दिख रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि तुम इस फॉर्म पर दस्तखत कर दो, मैं तुम्हारी दोनों बेटियां वहां रखवा दूंगा। जब तुम्हें उनसे मिलने का मन हो वहां तुम जा सकती हो। अपनी दोनों बेटियां को उन्हें सौंपकर मैं भागकर अपने पति के पास वापस आ गई। मुझे देखकर मेरा पति बोला, आ गई मायके से? वहां तेरे आगे किसी ने 2 रोटी नहीं डाली? बेटियों के बारे में पति ने ना तो कुछ पूछा और ना ही मैंने कुछ बताया। मैं बहुत बीमार थी, इसलिए बेटे को संभाल नहीं पा रही थी और वह बेचारा भी ढंग से देखभाल नहीं होने के चलते इस दुनिया से चला गया। मैं अकेली रह गई। मैंने मन ही मन में सोचा कि ऐसे पति के साथ रहने से अच्छा है कि कहीं दूसरे गांव में चली जाऊं और मजदूरी करके अपना पेट पालूं। मेरे पति को पता नहीं कैसे मेरे घर छोड़ने की बात पता चल गई और उसने चूल्हे पर रखी गर्म चाय गुस्से में मेरे चेहरे पर फेंक दी और मुझे एक ठोकर मारता हुआ बोला, अब निकल जा मेरे घर से। तेरा चेहरा ऐसा बिगाड़ दिया है कि मैंने कि कोई तेरी तरफ देखेगा भी नहीं। गर्म चाय से मैं बुरी तरह से जल गई थी। उसने मुझे घसीटते हुए धक्का मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं दर्द से बेहाल सरकारी अस्पताल में गई। वहाँ मेरी बुरी हालत देखकर डॉक्टर ने भर्ती तो कर लिया। जब मैं ठीक हुई तो पति का गांव छोड़कर इस गांव में रहने लगी, पर यहाँ भी मुझे चैन नहीं मिला। गांव के लफंगे कहते हैं कि हम तेरे चेहरे से क्या मतलब, तू अपना घूंघट तो निकाल कर रखती है। जब मैंने सख्ती से धुतकार दिया तो वे मुझे डायन कहकर बदनाम कर रहे हैं। गांव में किसी के यहाँ भी मौत होने पर मुझे ही इसका जिम्मेदार माना जाता है। केशव ने बड़ी अपनेपन से कहा, इंदु तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं मेरे पास रहोगी। केशव के यह शब्द सुनकर इंदु रोती हुई केशव के पैरों से लिपट कर बोली, साहब आप बहुत अच्छे हैं, मुझे बचा लो। इस गांव के लोग मुझे डायन कहते हैं। हो सकता है कि गांव के किसी ऊंची पहुंच वाले के यहाँ कोई भी मौत हो जाए तो ये मुझे मार ही डालेंगे। केशव ने कहा, इंदु तुम डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे इंदु को केशव के घर में काम करते करते 1 साल बीत गया और सब कुछ ठीक ठाक सा चल रहा था। शायद यह तूफान से पहले की शांति थी जिसे केशव समझ नहीं पाया। एक दिन इंदु काम पर नहीं आई तो केशव ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सोचा बीमार होगी या बेटियों से मिलने चली गई होगी। शाम के तकरीबन 4 बजे के करीब तोताराम दौड़ता हुआ आया। वह बहुत डरा हुआ था। उसने केशव से कहा, साहब जल्दी चलो, गांव के लोग इंदु को डायन कहकर धमका रहे हैं और उसे जिंदा जलाने जा रहे हैं, क्योंकि गांव के सरपंच का जवान बेटा मर गया है। मरा तो वह शराब पीकर है साहब, पर लांछन इंदु पर लगा रहे हैं कि यह डायन सरपंच के जवान बेटे को खा गई। यह सुनकर केशव हैरान रह गए। उन्होंने सबसे पहले पुलिस को फ़ोन किया और तुरंत घटना वाली जगह पर पहुंचने की गुजारिश की और खुद भी वहां चल दिए। वहां का दिल दहला देने वाला सीन देखकर केशव गुस्से से कांपने लगे। तब तक पुलिस भी वहां आ गई थी। गांव के आदमी औरत चीख चीख कर इंदु को डायन कह रहे थे और उसे जिंदा जलाने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन पुलिस को देखकर सभी ठिठक गए। तब तक केशव ने दौड़कर इंदु को अपनी तरफ खींचा।
जो अपनी जान बचाने के लिए डरी सहमी इधर उधर दौड़ रही थी। केशव ने चिल्लाकर औरतों से कहा, तुम औरतों को शर्म नहीं आती? इस बेकसूर औरत को जिंदा जलाया जा रहा है और तुम लोग सब देखे जा रही हो। अगर तुम्हारी बेटी को कोई डायन कहे और उसे जिंदा जलाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? सरपंच का बेटा छोटी उम्र लेकर आया था तो इसमें इसका क्या दोष है? इंदु ने गांव के आदमियों को कि गलत बात को नहीं माना तो उसे डायन कहकर बदनाम कर दिया। अरे तुम लोग इस औरत को देखो, यह औरत हिम्मत के साथ इस समाज से अकेले लड़ रही है और अपनी इज्जत बचाए हुए है। खबरदार, जो किसी ने इसे हाथ भी लगाया, आज से यह मेरी बहन है और मेरे साथ ही रहेगी। मैं जहाँ जाऊँगा यह मेरे साथ ही रहेगी, कहकर केशव उसे अपने साथ ले आए। वैसे उस दिन सुकुमा में शाम होने को थी, पर इंदु की जिंदगी में छाया अंधेरा केशव की हिम्मत से दूर हो गया था। केशव ने जल्द ही बड़े अधिकारियों से बात करके अपना ट्रांसफर दूसरे शहर में करा लिया। वहाँ वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ इंदु को भी साथ रखने लगा। अभी उसकी उम्र ही कितनी थी। केशव ने उसे थोड़ा बहुत पढ़ाया लिखाया और फिर एक कंपनी में उसे काम भी दिलवा दिया। आज इंदु आत्मनिर्भर बनकर अपने दोनों बेटियों का लालन पालन खुद ही कर रही है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।